वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 12th क्लास की यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम टॉपिक लेकर चलेंगे बैटरी का। व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी? बैटरी या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कमर्शियल सेल्स। और आपने छोटी क्लासेस में रिप्रेजेंट किया होगा कि अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़े वाला डंडा, और जो छोटी लाइन आपने खींची है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो हम इस तरह से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को। और अगर मैं कहूँ कि बैटरी को रिप्रेजेंट करो तो बैटरी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें आपके पास इस तरह से आप अगर देखो तो ये क्या है? कम्बिनेशन ऑफ सेल है। जब आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इकट्ठा तो वो सेल है, लेकिन जब बहुत सारे आपके पास ये जुड़ जाएंगे तो कम्बिनेशन ऑफ सेल बनेगा, और उस कम्बिनेशन ऑफ सेल को ही आप नाम क्या देते हो? बैटरी। कमर्शियली अगर आप बैटरीज को डिवाइड करते हो तो हम दो तरह की कर सकते हैं इसको, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल्स को। पहली आपके पास आती है प्राइमरी बैटरीज या सेल, और दूसरी आपके पास आती है सेकेंडरी बैटरीज और सेल। तो फर्स्ट हमने इसको डिफाइन किया बैटरी को कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर मैं बात करूँ कि बैटरी का यूज़ कहाँ पर है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट विद अ कांस्टेंट वोल्टेज। मीन्स वो आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट देगा और जो उसकी वोल्टेज होगी वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके पास कमर्शियल सेल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी को हम 1 और नोट से डिनोट कर सकते हैं, 1 के ऊपर डिग्री लगा के। और सेकंड आपके पास क्या आ जाती हैं? सेकेंडरी बैटरीज, जिनको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? 2 डिग्री से। तो आपके पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज हैं, अगर सिंपली हम इनको डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे? प्राइमरी बैटरीज वो बैटरी होती हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स जितना उसका लाइफ स्पैन है, मान लिया 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती। आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी को हम बार बार क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज करके हम उसको बार बार क्या करते हैं? यूज़। लेकिन कुछ आपके पास जैसे टीवी है या कोई भी चीज़ है, उसका जो रिमोट है, उस रिमोट में जो सेल डलते हैं वो सेल कैसे होते हैं? नॉन रिचार्जेबल। आजकल तो रिचार्जेबल आने स्टार्ट हो गए, लेकिन जैसे कुछ आते हैं वो कैसे रहते हैं आपके पास? नॉन रिचार्जेबल। तो वो किसका टाइप आ जाएगा? दीज आर द टाइप ऑफ द प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स, जिनमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स नहीं होती, वो रिचार्जेबल नहीं होते, और दे कैन बी डेड आफ्टर 1 यूज। मीन्स दे आर यूज ओनली वंस। इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे ड्राई सेल और मरकरी सेल के। ड्राई सेल में भी अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जो आपके सेल्स यूज़ होते हैं टॉर्च के अंदर, टॉयज़ के अंदर, फ्लैश लाइट्स के अंदर, कैलकुलेटर्स में, टेप रिकॉर्ड्स में, और बहुत सारे ऐसे ही डिवाइसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज की। सेकेंडरी बैटरीज का एक दूसरा नाम और भी क्या होता है? दीज आर आल्सो नोन एज स्टोरेज सेल या स्टोरेज बैटरी। ये कैसी होती हैं? दीज आर रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मीन्स इनको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट देकर क्या कर सकते हो? रिचार्ज। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इन्वर्टर की बैटरीज का। इन्वर्टर की बैटरीज में क्या होता है? जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो रिचार्ज होती हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती बाहर से तो वो क्या होती है? डिस्चार्ज। मीन्स पहले उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, और डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होती है? केमिकल एनर्जी से क्या मिलता है आपको? इलेक्ट्रिक। मीन्स वो बार बार क्या हो रही है? रिचार्ज। और दूसरा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था फ़ोन की बैटरी का। जो आपके मोबाइल फ़ोन हैं उनकी जो बैटरी है वो भी कैसी है? रिचार्जेबल। कुछ सेल ऐसे आते हैं जो कैसे आते हैं? रिचार्जेबल। इसमें भी हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे सेकेंडरी के अंदर लेड स्टोरेज सेल का, निकल कैडमियम का, तो वो आपके पास कैसी आएंगी? सेकेंडरी। तो अगर मैं इनको डिफाइन करूँ तो स्टोरेज हैं, रिचार्जेबल हैं, इनके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी? रिवर्सिबल होंगी, एंड दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर रिचार्जिंग। तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे प्राइमरी सेल्स को, फिर हम करेंगे सेकेंडरी सेल। जैसा मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन नॉट रिवर्स्ड किसके केस में? प्राइमरी में। इसमें जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी या जो सेल के अंदर रिएक्शन होंगी वो एक ही बार होंगी, और एक बार के बाद वो कैसे हो जाएंगी? सेल बिकम्स डेड।
ये रिचार्जेबल नहीं है और इनके अंदर एग्जाम्पल हमने किसका लिया, ड्राई सेल का और मर्क्यूरी सेल का। फर्स्ट अब हम करते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है वो एक प्राइमरी सेल है। यूज़ कहाँ कहाँ होती है, जैसे मैंने आपको बताया टॉर्च के अंदर, टॉयज़ के अंदर, टेप रिकॉर्डर्स के अंदर, इसी तरह की बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर। जो हमने इस ड्राई सेल को प्रिपेयर किया वो किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन द लकलेंची सेल। लकलेंची सेल किसने डिज़ाइन की थी, साइंटिस्ट लकलेंची ने, और कब की थी, इन 1868। लकलेंची सेल के बेसिस पर ही हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, ड्राई सेल को। अब हम बात करते हैं ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन की। तो जो ड्राई सेल कंस्ट्रक्ट की जाती है वो किस चीज़ से बनी होती है, इस तरह से एक जिंक वेसल से। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर जिंक वेसल या सिलेंडर मान सकते हैं हम, जिसको हमने किससे भरा हुआ है, विद द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। मीन्स इसके अंदर किस चीज़ का पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का। जो आपके पास ये जिंक सिलेंडर है वो किस तरह से बिहेव करेगा, दिस बिहेव्स एज एनोड। इन द सेंटर ऑफ दिस कंटेनर हमने बीचों बीच क्या लगाया हुआ है, आपके पास एक ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड। क्या है आपके पास, ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा यहाँ पर, एज अ कैथोड। और इसको हमने सराउंड किया हुआ है किससे, पेस्ट से, जो किस कलर का है, ब्लैक कलर का, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या है आपके पास, MnO2 विद कार्बन पाउडर। तो आपके पास जो यहाँ पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है इसकी सराउंडिंग में हमने किसको भरा हुआ है, पेस्ट को भरा हुआ है जो ब्लैक कलर का है। और वो ब्लैक कलर का पेस्ट किसका है, मैंगनीज ऑक्साइड और साथ में कार्बन पाउडर से। अब क्या है कि जो जिंक है आपके पास, जब इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगी तो ये जिंक वेसल कैसा हो जाएगा, कोरोड्स। मीन्स इसमें क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो इसके अंदर ये मीडियम हमने डाला अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, या फिर ये क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो इस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए इसकी सराउंडिंग में क्या होती है, एक सीलिंग होती है, यानी कि इसको हमने क्या कर रखा है, सील। और उस सीलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या तो आयरन की कोटिंग या फिर स्टील की कोटिंग, आयरन और स्टील कोटिंग। अगर अब इसकी कंस्ट्रक्शन को हम वर्डिंग्स में ले तो हम क्या कहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक वेसल या सिलेंडर दैट फिल्ड विद द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। द जिंक सिलेंडर एक्ट एज एनोड एंड इन दिस दस एंटर, आपने क्या लिया, कार्बन को या ग्रेफाइट की रोड को, दैट सराउंडेड बाय द ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन पाउडर। In order to prevent the leakage, the zinc cylinder is surrounded by the iron or steel coating. अब हम बात करते हैं इस ड्राई सेल की वर्किंग की। ड्राई सेल में जो जिंक है वो कैसे है, एनोड, और एनोड पर क्या होगी आपके पास, ऑक्सीडेशन। ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और वहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। तो जैसे ही आप क्या करोगे, सेल में वर्किंग शो करोगे, मीन्स जैसे ही सेल वर्किंग में होगी तो जिंक क्या करेगा, लूजेज द इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप यहाँ पर लिखोगे रिएक्शन एट एनोड। तो जिंक क्या करेगा, लूजेज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द जिंक 2 पॉजिटिव आयंस। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे किसके पास, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, कहाँ पर, कैथोड के पास। और जैसे ही ये कैथोड पर जाएंगे तो ये किसका डिस्चार्ज कोज करेंगे, NH4 पॉजिटिव, मीन्स अमोनियम आयंस का, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो आपके पास कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, अमोनियम आयन जो आपके इलेक्ट्रोलाइट से मिले हैं, साथ में आपके पास क्या है, MnO2। MnO2 कैसा है, सॉलिड, और अमोनियम आयन इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे तो ये कैसे रहेंगे, एक्वस मीडियम में। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है यहाँ क्या हो जाएगा, गेन।
और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा MnOOH और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा NH3। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। फर्स्ट हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 रहेगा और यहाँ भी 2। ओवरऑल रिएक्शन में हम एनोड और कैथोड को प्लस कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी एज इट इज। जिंक प्लस 2 अमोनियम आयन प्लस 2 MnO2 gives rise 2 MnOOH प्लस NH3। यहाँ 2 आएगा क्योंकि हम बैलेंस करेंगे तो 2 नाइट्रोजन के फॉर्म में। इस रिएक्शन में अगर आप देखते हो तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनेगा प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो अगर आप देखोगे तो जिंक यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन जो Mn है वो क्या हो रहा है रिड्यूस्ड, क्योंकि MnO2 से वो किस में जा रहा है MnOOH में। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पर कितनी है +3। जब लेफ्ट से राइट जाने में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वो क्या कहलाता है रिडक्शन। यहाँ पर 4 कैसे आई, Mn को हमने x माना, ऑक्सीजन की -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी +4। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए MnX ऑक्सीजन -2, OH एक पॉली एटॉमिक आयन है जिस पर ओवरऑल कैसा चार्ज होता है -1, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है इस पर तो इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी +3। एक और ख़ास बात क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान जो NH3 है वो अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता। अगर वो अमोनिया गैस की फॉर्म में रिलीज़ होगा तो क्या होगा, जो आपके पास बाहर की जिंक वेसल था और फिर यहाँ पर एक आउटर कवरिंग थी सेल में, वो क्या हो जाएगी ब्रेक और जिसकी वजह से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ अमोनियम गैस। लेकिन अमोनिया गैस वहाँ से बाहर नहीं निकलती क्योंकि जो अमोनियम यहाँ से बना है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ जो आपके पास इस रिएक्शन में है, और साथ में क्लोराइड आयन के साथ। क्लोराइड आयन कहाँ से आया अमोनियम क्लोराइड से, और एक अलग से कॉम्प्लेक्स बना देता है जो उसी के अंदर पैक होकर रह जाता है, ना कि गैस की फॉर्म में रिलीज़। तो जो अमोनिया है वो किसके साथ कंबाइन किया क्लोराइड और जिंक के साथ, और क्या बना दिया एक कॉम्प्लेक्स, और यही कॉम्प्लेक्स क्या करता है प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ द सेल को। ऐसे ही अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक की वोल्टेज प्रोवाइड करती है। कौन सी सेल ड्राई सेल। अब ये जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है, 1.2 से 1.5 मीन्स देयर इज़ नो कांस्टेंट वोल्टेज। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को देखते हो तो यहाँ पर किसकी प्रेजेंस है आयंस की, जिंक 2 पॉजिटिव है और साथ में क्या है अमोनियम आयंस। तो जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो चेंज होती है, और जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होती है तो उसकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी वेरिएबल। इस तरह की हम बहुत सारी सेल देखते हैं ड्राई सेल में, जैसे सिल्वर सेल हो सकता है, लिथियम सेल है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो ड्राई सेल होती है दे डजेंट हैव एन इनडेफिनेट लाइफ स्पैन, मीन्स इनका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, मीन्स एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, इनके ऊपर लिखी होती है एक्सपायरी डेट, 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल तक, 2 साल तक, उसके बाद वो क्या हो जाता है एक्सपायर। बेशक से आप उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। जो आपने इस सेल में यूज़ किया अमोनियम क्लोराइड वो कैसा है एसिडिक नेचर का है। अब एसिडिक नेचर है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा जिंक वेसल के साथ, क्योंकि एसिड हमेशा किससे रिएक्ट कर जाते हैं मेटल के साथ, और जैसे ही वो जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको कोरोड्स कर देंगे, कोरोड करेंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे पोर्स यानी कि छेद बन जाएंगे, एंड दैट कॉजेज द लीकेज ऑफ द सेल इवन इट इज़ नॉट इन यूज़, बेशक से वो यूज़ में भी ना हो। इसीलिए इनका हमेशा क्या होता है एक डेफिनेट लाइफ स्पैन। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या दे देगा आपको
H पॉजिटिव, वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जिंक के साथ। जिंक यहाँ पर सॉलिड, H पॉजिटिव आपको किस में मिलेंगे, एक्वस फॉर्म में, और ये कन्वर्ट कर देगा किस में, Zn2 पॉजिटिव, और किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, H2 एज अ गैस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसका नेचर हमने कैसा बताया, कोरोसिव या एसिडिक, जो जिंक वेसल को कोरोड्स कर देता है और लीकेज कर देता है। लेकिन अगर हम इस अमोनियम क्लोराइड की जगह कोई भी एल्कली सॉल्यूशन यूज़ करें, जैसे NaOH को यूज़ कर ले या फिर किसको यूज़ कर ले, KOH को, तो उस टाइम जो आपके पास ड्राई सेल आएगी वो एल्केलाइन ड्राई सेल कहलाएगी। साथ ही साथ जो ये एल्केलाइन ड्राई सेल्स में NaOH और KOH यूज़ किया वो जिंक वेसल का कोरोजन भी नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, एल्केलाइन ड्राई सेल। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी बैटरी में आ जाएगा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल का ही दूसरा नाम आपके पास क्या है, रूबन मैलोरी सेल, या फिर इसको नाम क्या देते हैं, बटन सेल। आपने जनरली देखा होगा जो रिस्ट वॉचेज़ हैं या फिर कैमरा है या हियरिंग एड्स हैं, उनके अंदर बटन शेप में एक सेल डला होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बटन सेल भी। ये काफ़ी लाइट इन वेट होता है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या अप्लाइंसेस हैं, जैसे हियरिंग एड्स, वॉचेज़ हैं या कैमरा है, इसके अंदर हम किसको यूज़ करेंगे, मरकरी सेल को। अब ये भी क्या होता है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये भी किससे कंसिस्ट होता है, जिंक अमलगम से। और जिंक अमलगम यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, एज अ एनोड। जैसे ड्राई सेल में कौन बिहेव कर रहा था, जिंक एज अ एनोड, सिर्फ यहाँ पर क्या है, जिंक का हमने क्या लिया, अमलगम। ऐसे ही आपके पास मरकरी का ऑक्साइड होगा जो यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। मीन्स यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग में फर्स्ट रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड कौन बिहेव कर रहा था आपके पास, जिंक अमलगम। वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा OH नेगेटिव आयन से। अब ये OH नेगेटिव आयन आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से, या तो KOH या फिर NaOH को हम सेल में यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट मीडियम, तो वहाँ से OH नेगेटिव, और ये किस में चेंज हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और आपको क्या मिल जाएगा, H2O। ऐसे ही हम क्या लेंगे, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर आपके पास कौन था, विच बिहेव्स एज अ कैथोड, HgO, मरकरी का ऑक्साइड। वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, साथ में वाटर के साथ भी रिएक्शन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी। और जो इलेक्ट्रोलाइट मीडियम से OH नेगेटिव हमने लिया था उसको क्या कर देगा, रीजनरेट। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ भी 2OH आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2OH नेगेटिव। इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या लिखोगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसल, वाटर पार्टिकल से वाटर पार्टिकल कैंसल। जो बचा हुआ है लेफ्ट पार्ट का लेफ्ट में ऐड कर देंगे और राइट पार्ट को राइट में। तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ये। अगर आप इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ से हमें इस सेल का, मर्क्यूरी सेल का एक स्पेशल फीचर और एडवांटेज भी नज़र आएगी कि इसकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है वो हमेशा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। जब तक काम करेगा, जब तक एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज देगा, और वो कितनी वोल्टेज होगी, 1.35 वोल्ट। तो कई बार पूछा जाता है कि वाई द मर्करी सेल गिव्स द कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट। तो उसके पीछे रीज़न यही देंगे कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम जब देखते हैं तो कोई आयन नहीं है जिसकी कंसंट्रेशन वेरिएबल हो सके। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।